2000 शेयर गिरावट के साथ ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आज एक और खेमा जो बाजार को थोड़ा परेशान कर रहा है वो है कैपिटल गुड्स का। आप देखेंगे कि बीएचईएल हो गया, सीमेंस हो गया, कमिंस हो गया, ये तमाम शेयर नरमी के साथ ही आपको कारोबार करते नजर आएंगे। 3 से 4% के आसपास की गिरावट है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है। हमारे साथ दो और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रुपेश सांखिया हमारे साथ हैं, इसके अलावा राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। रुपेश जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। राय राजेश जी, एक बार आपसे ना कैपिटल गुड्स वाले शेयरों पर लेंगे सर। जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में चाइनीज कंपनीज के दरवाजे फिर से खुलेंगे, तो निश्चित तौर पर इनको दिक्कत तो होगी। पहले भी जूझ रहे थे ये, फिर बीच में 5 साल का बैन लगा दिया गया, उसके बाद हमने शेयर में रिकवरी भी देखी। आप जरा बताएंगे राजेश जी कि कैसे आप देख रहे हैं, मतलब कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है ये? गुड आफ्टरनून आशीष जी, अभिषेक जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो खबरें कुछ दिनों से चल रही है, पिछले 2-3 दिन से, कि चाइनीज जो बैन लगी हुई थी वापस से खोल दिया जाएगा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये अभी खबरें हैं, इसके कोई अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, बाजार उसको पहले ही भुना रहा है। दूसरे, अगर आप देखें तो अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लीजिए हो जाता है, तो क्या होगा? चाइनीज कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये तो अपने नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां भारत में है पिछले 5 साल से, जिस तरह के ऑर्डर बुक वगैरह इनकी हो गई है, उसे देखते हुए, या पहले के जो दिनों में चाइनीज की क्वालिटी को लेकर के जो दिक्कतें थी, चाइनीज इक्विपमेंट को लेकर के, वो सब चीजों को लेकर के लगता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी, प्राइस अभी कंपनियों की अच्छी है। आज खास आप भेल की ही बात कर लो, तो लगातार अच्छी ऑर्डर बुक आई है, और अब पाइपलाइन भी अच्छी है, फिर वो थर्मल की हो चाहे एचवीडीसी की हो, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 10 गीगावाट से 12 गीगावाट की। दूसरी तिमाही में अगर आप देखो तो 14% का रेवेन्यू जंप था, एबिटा में तो 111% की जंप थी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत आए, जो कि हमने देख रहे हैं भेल में लास्ट कुछ एक दिनों से अच्छा प्रेशर आया हुआ है। 250 के आसपास आता है, कोई सी का लंबी अवधि का होराइजन हो तो खरीदारी करनी चाहिए। इवन सीमेंस, जिसका आपने नाम लिया, सीमेंस की दोनों कंपनियां, फिर वो चाहे सीमेंस हो या सीमेंस एनर्जी हो, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंस में अगर आप देखें तो पहली बुलेट ट्रेन का ऑर्डर उन्हें एग्जीक्यूशन का मिला, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आ रही है इन खबरों के चलते, एक लंबी अवधि के निवेशकों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि इतने बढ़ जाने के बाद थोड़े से वैल्यूएशन कहीं स्ट्रेच हो गए थे, अब वो वैल्यूएशन कंफर्टेबल लेवल में आ रहे हैं। दिख रही हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, टाटा स्टील, सब काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी है। राजेश जी, आपकी राय मेटल स्टॉक्स पे क्या है, और अगर किसी का नजरिया थोड़ा लंबा है तो कौन से मेटल स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए? देखिए, मेटल्स में तेजी चल रही है, चारों तरफ यूएस के जिस तरह के हालात बनकर आए, डॉलर के जो हालात हुए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत ज्यादा, बहुत छोटी अवधि में बढ़त देखी है, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल तक कोई का नजरिया हो तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए, तो अगर स्टील की बात की जाए तो हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहिए। अच्छी क्षमता है, अंगुल की कैपेसिटी रैंप अप हो गई है, लॉन्ग रेल्स में मोनोपोली है ऑलमोस्ट उनकी। अगर नॉन स्टील की बात की जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जिंक के साथ जाना चाहिए, जहां अगर आप देखें तो सितंबर तिमाही में 40% की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिल्वर से आई थी, और सिल्वर के जो हालात बने हुए वो हम सबको पता है कि रोज नया हाई बना रहा है। एक तो क्या है कि यूएस में इन्वेंट्री फॉल हो रही है, दूसरे सिल्वर को यूएस के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में ले लिया गया, इस वजह से भी वो है, प्लस डॉलर की वीकनेस है। ये सब चीजों के मद्देनजर हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान दे सकते हैं, या हिंदुस्तान कॉपर, जहां ईवी और रिन्यूएबल दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और कंपनी के रिजर्व्स बहुत शानदार है। तो ये कुछ एक कंपनियां हैं जहाँ ध्यान देना चाहिए। सर, आपको क्या लग रहा है कि कैसे नंबर्स आएंगे इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज के? किसी सरप्राइजेस की आप उम्मीद कर रहे हैं,
या फिर जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, मार्जिन को लेकर जो सवाल थे, वो जस के तस बने रहेंगे? हालांकि कंपनीज थोड़ा फोकस कर रही है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रही है, एआई वगैरह को लेकर अब गंभीरता दिखा रही है पिछले 2-3 तिमाहियों से। ये आपने सही कहा अभिषेक जी कि अब थोड़ा एआई वगैरह जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वहां पर गंभीरता दिखा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि कंपनी ने करीब $6.5 बिलियन का अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर का वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे आगे होने वाले 5 से 7 साल में। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई जो चीजें आ रही है उसकी तरफ मोड़ हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों से हमने देखा था कि ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा था इस वजह से कि नई टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल, क्लाउड, इन सब में कितना जाएंगे ये लोग। लेकिन अब चूंकि ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इन्होंने अपनी स्टैंड चेंज किया है। दूसरे अगर आप देखो तो इनकी सबकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद बहुत अच्छे हो गए। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगर नतीजे म्यूटेड आए, जो कि एक्सपेक्टेड ही है, म्यूटेड भी आते हैं तो कोई गिरावट आती है, मान लीजिए टाटा टीसीएस जो है वो अगर आपको 3,000 के आसपास आ जाता है या इन्फोसिस मौजूदा स्तर से थोड़ा नीचे आता है, तो मध्यम से लंबी अवधि में यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये जो तीसरी तिमाही है ये थोड़ा सा ठंडा रहता है। जो कामकाजी दिन होते हैं वो कम होते हैं। तो अब नए साल से जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे वहां मुझे लगता है कि थोड़े से बेहतर आएंगे। तो ये गिरावट अगर आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। ठीक है, गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका होगा। टीसीएस को लेकर ये व्यू आधे % ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि निश्चित तौर पर पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी गिरावट दिख रही है और सिग्नेचर ग्लोबल, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय, डीएलएफ तमाम ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी कमजोर नजर आए। 2 से 5% तक की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, क्या राय है रियल एस्टेट को लेकर? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बहुत सेलेक्टिव रह सकते हैं, पूरे सेक्टर पर तो अवॉइड नहीं है। बहुत सेलेक्टिव रह सकते हैं जहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं। जैसे कि अगर कहा जाए तो एबी रियल एस्टेट को अगर आप देखो तो उनके जो प्रोजेक्ट्स है, पहले सिर्फ वर्ली वाला प्रोजेक्ट्स था, अब उन्होंने और भी नए प्रोजेक्ट्स बनाए और जो उनकी सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स है उसमें जो जिस तरीके के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ लिया गया उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे अगर आप डीएलएफ में देखें तो उन्होंने डेट बहुत कम कर लिया है, वहां ध्यान दिया जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स है जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। स्टॉक्स है रियल एस्टेट में जो राजेश जी को पसंद आ रहा है। इसमें कोल इंडिया के अलावा सेल, वेदांता के शेयर को आज हमने चलते हुए देखा। हालांकि रियल एस्टेट शेयरों की और कैपिटल गुड शेयरों की आज के सत्र में भी पिटाई होती हुई नजर आई और फार्मा में लॉरस लैब्स सबसे ज्यादा कमजोर आज के सत्र में रहा। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।